ईरान को भी न्यूक्लियर तौर पर मजबूत होना था, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एक मुद्दा ये भी है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट, 60% यूरेनियम एनरिचमेंट, अगर ये तस्वीर अमेरिका दिखा रहा है, वो भी कहीं से पॉइंट ओमिटेबल नहीं है। अजीत, आपसे इफ आई एम करेक्ट। देखिए, न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट का मुद्दा है परमाणु प्रोग्राम का, वो तो बहुत पीछे चला गया है रितु जी। अभी मुझे लगता है अमेरिका की कुछ मजबूरी है। एक तो इलेक्शन उनके आने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शन 3 महीने बाद। दूसरा, जो गल्फ के देश, खाड़ी के देशों का प्रेशर है राष्ट्रपति ट्रंप पे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद चाहते हैं कि ये मामला खत्म हो, क्योंकि अमेरिका के तेल कंपनी गाढ़ी कमाई कर रहे हैं। रिपोर्ट भी आई है कि अमेरिका के जो कंपनी है दोनों 26 अरब डॉलर दोनों ने कमाया है, और उनकी कमाई बढ़ी रही है। उनकी जनता की भले, अमेरिका के जनता की भले एक तरह से कह लीजिए कि ज्यादा प्राइस पे वो खरीद रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन कमाई हो रही है। तो राष्ट्रपति ट्रंप को इलेक्शन में फंडिंग भी वही कंपनी करती है। तो मुझे नहीं लगता, आज देखिए भारत 60% से ज्यादा गैस हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो ये हाल है कि अमेरिका अब तो नंबर 1 कंपनी दुनिया का बनने जा रहा है कि वहां से गैस और तेल की जो निर्यात हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो चाहेगा। दूसरी तरफ ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये इतनी जल्दी हॉर्मुज खुले। अगर खुले तो वो अपनी शर्तों पे हो और उसका हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल रहे। वो कभी नहीं चाहेगा कि ओमान के साथ ये जितनी बातें हो रही है वो ठीक है, लेकिन आज भी आईआरजीसी के जो एक्सपोर्ट्स पर्सन है उनका स्टेटमेंट आया है कि ओमान से बातचीत ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू अमेरिका मीटिंग आवर कंडीशंस। तो अमेरिका क्या जो ईरान के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मानेगा? हॉर्मुज पे उसका एकाधिकार होने देगा? टोल एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप को एक सिंबॉलिक विक्ट्री चाहिए, वो किसी ना किसी तरह से वो ले लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भी ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई इमीडिएट सॉल्यूशन दिख रहा है। नहीं, इस पर संजीत सर एक प्रश्न ये भी उठ जाता है कि फिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इनिशिएट तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया था इस पूरी जंग को। अब शर्तों पर शर्तों थोपने का जो सिलसिला था वो भी उन्होंने किया। ओमान प्लान एक्टिव किया ताकि सीधे सीधे हॉर्मूज नामक जो पेच फंस रहा है उसे भी थोड़ा सा ठीक किया जा सके। लेकिन अब ये सारे पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप निकल नहीं पा रहे इस भंवर से। देखिए रितु जी, जब आप बिल्कुल ठीक बोल रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए एग्जिट पॉलिसी उनको समझ में नहीं आ रही जिससे उनकी वाहवाही भी हो जाए और वो जो है इस लड़ाई से बाहर निकल जाए। और जैसे ये ईरान के जो एक्सपर्ट थे वो बोल रहे थे, वो बिल्कुल बात ठीक है। लड़ाई इजराइल के बिहाफ पे अमेरिका ने लड़ी और आज इजराइल जो है, कहीं भी इजराइल इन्वॉल्व नहीं है। तो अमेरिका तो अकेला फंस चुका है इसमें। अब उसको फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, वो बातें जो है बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की बातें हैं। लेकिन अगर आप जियो पॉलिटिकल की सिचुएशन को देखें और जियो स्ट्रेटेजी को समझे, अमेरिका इस हार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं मलिक साहब की बात से पूरा सहमत हूं कि ठीक हो सकता है कि ये टेम्परेरी पॉज है। अब जो है अमेरिका के पास हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरियां हो जो वो अटैक जारी नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा कि ईरान जो अब दिखा रहा है कि हम उसके ऊपर सॉवरन कंट्रोल रखेंगे, हम डिसाइड करेंगे कौन सा जहाज जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। अगर ओमान के रास्ते से भी जाएगा तो ओमान मॉनिटर करेगा, लेकिन हमको बताएगा और हमारी इजाजत के बाद जो है ओमान उसको वहां से बाहर निकलने देगा। तो ये जितनी शर्तें हैं ईरान की, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी विल नॉट एक्सेप्ट इट, इवन द अमेरिकन विल नॉट एक्सेप्ट इट। ये टेम्परेरी जो आप डिफीट मान लो या एक पॉज मान लो, लेकिन आने सवाल, क्योंकि ये समस्या यही नहीं खत्म हो जाएगी। आज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे ईरान का कंट्रोल होता है तो कल तो मलाका स्टेट के ऊपर इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया भी बोल देंगे कि ठीक है भाई हम भी तोड़ लेंगे। तो फिर तो दुनिया में जितनी स्टेट है जहाँ के ये रास्ते, जहाँ से होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम जो नेविगेशन होता है, जो लोग शिपिंग कंपनी उसको यूज करते हैं, फिर तो सारी की सारी जो है वो टोल लगाना शुरू कर देंगे। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ईरान को भी इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ईरान अगर ये सोच रहा है कि आज जो है मैं अमेरिका को डिक्टेट कर सकता हूं, टेम्परेरीली डिक्टेट कर देगा, लेकिन इन दी लॉन्ग रन मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और खासतौर पर जो अमेरिकन लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब की ऑलरेडी जो है उनकी
जो रेटिंग डाउन हो चुकी है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह बंद रहा और डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं खोल पाए या यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, जो कि नहीं करेंगे, मैं मलिक साहब की बात से पूरा सहमत हूं, अमेरिका यहाँ से नहीं निकलेगा जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर देगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है अमेरिका ने क्रिएट की है और ये अमेरिका की निजी जिम्मेवारी बन जाती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस स्टेट को उसी हालत में लेके आए जिस हालत में ये 28 फरवरी से ठीक है, पहले इसी थी। पर एक प्रतिक्रिया एस के मलिक सर, आपको क्या लगता है इस शर्तों के भंवर में, पूरी लिस्ट में कॉम्प्रोमाइजल कंडीशंस के बीच ईरान ने कुछ ऐसा एक तुरुप का इक्का रखा हुआ है जिसकी वजह से अभी अमेरिका आगे कोई चाल चल ही नहीं पा रहा है? और अगर हॉर्मुज की बात करूं तो क्या वही सबसे बड़ा, अगर कहा जाए, वेपन है इस वक्त ईरान का? रितु जी, दो तीन पॉइंट बड़े शॉर्ट में रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अमेरिका को यह कभी मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि हॉर्मुज पर अगर कंट्रोल होता है, जैसा कि मैंने कहा, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के मायने बदल जाएंगे, अमेरिका का पतन शुरू हो जाएगा इकोनॉमिकली। दूसरी बात, अगर ईरान यहां पर अपना डोमिनेंस ले लेता है, अगला कदम होगा बाब अल मंदेब पे टोल टैक्स लगेगा, पक्का लगेगा। क्योंकि जब एक चीज होती है ना, इजी मनी, तुरंत मनी अगर मिल जाता है आपको, तो ईरान विल नॉट बॉदर अबाउट ठीक है आप मेरे एसेट्स को फ्रीज कीजिए, डिफ्रीज कीजिए, करते रहिए। अगर उसको इमीडिएटली मिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली के मिलेंगे तो ईरान इस बात को कैसे जाने देगा? दूसरी बात यह, बाबल अल मंदेब पे अमेरिका खुद चाहता है कि यहां एस्केलेशन आए। यह मेरा इसलिए मानना है क्योंकि अमेरिका का किसी भी नेटो कंट्री ने अभी तक समर्थन नहीं किया है, और यानी यूरोपियन कंट्री जब अफेक्ट होंगे, इजिप्ट अफेक्ट होगा, रशिया इफेक्ट होगा, तो सब का सब वो प्रेशर अमेरिका अब बाबल मंद यानी सुएज कैनाल और रेड सी वाले उस पर लाना चाहता है, ये अमेरिका के पक्ष में होगा। तीसरी बात, ये युद्ध आगे खींचे, ऑपरेशन आगे खींचे, यस, ये डोनाल्ड ट्रंप मेरे हिसाब से चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आज की डेट में, प्रेजेंट की बात करो तो वो हारे हुए नजर आते हैं दुनिया को। और याद रखिए, एमओयू से पहले भी महीनों तक यही कहा अमेरिका सरेंडर सरेंडर, हार गया, यही एक चलती रही पूरी इंटरनेशनल मीडिया में। हुआ क्या? एमओयू को तोड़ा, दोबारा से अटैक चालू किए, 2 हफ्ते के अटैक में इतना नुकसान किया कि आप सब और हम सब जानते हैं। इसके अलावा एक और जुड़ी हुई बात है यहां से, देखिए, बाबल मंदब में इंटरेस्ट जुड़ते हैं तुर्की के, इंटरेस्ट जुड़ते हैं चीन के, भारत तो है ही, पूरा यूरोप के साथ साथ, और इतने जब ये वाइड स्पेक्ट्रम को जब फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है ये अमेरिका के फेवर में जाएगा। अमेरिका इसको अगर नवंबर तक खींच भी दे, नवंबर बोल रहा हूं मैं, भी कई महीने हैं, नवंबर तक खींच दे तो उसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि अगर ऑपरेशन चलता भी रहा तो उस टाइम तक ट्रंप साहब ये दिखाएंगे कि एटलीस्ट मैं हारा नहीं हूं, एटलीस्ट हारा नहीं हूं, अगर जीता भी नहीं हूं तो बात मानिए बात को, ये लंबे गेम है, लंबी चल रही है। ये ओमान सोमान की बातचीत अगर चल रही है, इसको जिस तरह से हमारे सामने मीडिया में आ रहा है, मुझे नहीं लगता, इसमें रत्ती भर भी जरा सा भी संदेह नहीं है कि ये सफल होगा। जी रितु। इमरान खोखर जी कह रहे हैं कि सफल नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के मंसूबे जिनको लेकर अभी तक तो दावे कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जीत चुके हैं वो इस जंग को ऑलरेडी, और ईरान ही घुटनों पर बैठा हुआ है, तैयार है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो जी देखिए कि अगर जंग जीत चुके होते तो अपने घर जाइए, आप क्यों यहाँ पर ब्लॉकेट लगा के बैठे हैं? और अगर आपको जीत का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, एमओयू उठा के देख लीजिए। एक छोटी सी शर्त को छोड़कर सारी शर्तें आपने ईरान की मान ली। ये बात आपने ठीक कही कि जल्दबाजी में वो एमओयू साइन हुआ, बाद में जब ये एहसास होता है कि यार हम तो अब गलत जगह उलझ गए हैं, तो आप एक मौके का इंतजार कर रहे थे कि उसे एक मौका मिलेगा और ये एमओयू हम लोग तोड़ देंगे। देखिए, कुल मिलाकर ये है, हम लोग पिछले लंबे वक्त से ये डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, अमेरिका को जो पेट्रो डॉलर्स की सबसे ज्यादा ताकत उसकी इकोनॉमी को थी, अगर ये हॉर्मुज क्लोज रहेगा या हॉर्मुज को डोमिनेट ईरान करेगा तो वो चाइना को सपोर्ट करेगा, युआन में, और रशिया को करेगा। तब अमेरिका के लिए, इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी ये लोग तैयार करेंगे। और रही बात, आपने जो लास्ट कमेंट मेरा लास्ट क्लोज किया था कि ईरान के पास सब न्यूक्लियर पावर हो जाएगा, तो जिन 9 लोगों के पास न्यूक्लियर पावर पहले से है, और अगर ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए? वाई ईरान शुड नॉट हैव ए न्यूक्लियर पावर? भाई, अगर दूसरों के पास है तो उनके पास भी होना चाहिए। और अगर जिसने उसका सबसे ज्यादा बेजा इस्तेमाल किया है वो तो यूएसए है, आप पूछिए इनसे। तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात आएगी, तो इररिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर, आज तक जो दुनिया के इतिहास में रहे वो अमेरिकी रहे हैं।
तो ये सारा एक अमेरिकी प्रोपेगेंडा है, और ये सारा प्रोपेगेंडा लेकर ये न्यूक्लियर नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन में जाना चाहते हैं, और अपनी प्रजा को, अपनी ऑडियंस को, अपने देशवासियों को एक झूठ परोसना चाहते हैं कि वी हैव वॉर इन ईरान वॉर, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप जीतते तो पूरी दुनिया के अंदर वो आप कप लेकर घूम रहे थे, विक्ट्री ट्रॉफी, लेकिन अमेरिका परेशान है। लेकिन इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अमेरिकी की जो इकोनॉमी के अंदर जो बिग बॉस बने बैठे हैं, वो बैकडोर से पूरी दुनिया के अंदर से पैसा कमा रहे हैं। परेशान जो हो रही है वो अमेरिकी जनता हो रही है, बेवकूफ अमेरिकी जनता बन रही है। पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, सिंगल आदमी की वजह से, वो है डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान किसी से लड़ने नहीं गया था। ईरान को अपना अधिकार है सेल्फ डिफेंस का। ईरान पर हमला होगा, ईरान विल रिटेलिएट। ईरान पे सेल्फ डिफेंस इसे कहते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने काबू में कर लीजिए, और वो सेल्फ डिफेंस का एक एंगल दिखेगा क्या इमरान खोखर? थोड़ा सा समझ आता है कि ठीक है आप जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि दुनिया भर को आप खड़े कर देंगे उस रेडार में। रितु जी 13,000 स्ट्राइक मेरे देश, एक हिंदुस्तान के एक देश के ऊपर आप कर दें, और आप वो आदमी रिटेलिएट भी ना करें। एक स्ट्राइक में उसको सपोर्ट नहीं कैसे करेगा? रिटेलिएट जिस देश ने किया हमला उसके ऊपर करेगा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर करेगा? तो ये जो दूसरे जितने देश हैं जो अमेरिकी नवाज बने हुए, अमेरिकी गुलाम हैं, जो गल्फ के जीसीसी कंट्रीज हैं, अगर वो वहां पर ब्लॉक नहीं करेगा तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। अमेरिका, ईरान ने अभी तक किसी भी रेसिडेंशियल इलाके पे हमला नहीं किया है पिछले 6 महीने में। अमेरिकी बेस के अलावा कहीं पर भी रिटेलिएट नहीं किया गया है। अदरवाइज ये सिर्फ होता तो जीसीसी कंट्री की जो जनता है वो ईरान के खिलाफ होती, लेकिन जीसीसी कंट्री की जनता आज ईरान के सपोर्ट में, जीसीसी छोड़िए पूरी दुनिया ईरान के सपोर्ट में है, और वो ये चाहती है कि आपने गलत तरीके से दैट इज ओके, सपोर्ट में दैट इज ओके, बट वो सिंपैथी की तरह सपोर्ट दिख रहा है। अभी वो फेवर में नहीं है कि हॉर्मुज आप ब्लॉक कर दीजिए एंड इट्स ओके। अजिताभ सर, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल, देखिए ईरान की आवाम को जो परेशानियां हो रही हैं, जो सैनिकों को या सैलरी नहीं मिल पा रही है, वहां पे इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है, वहां पे एक तरह से खाने की चीजों की कमी हो रही है, इसको ईरान नहीं नकार सकता। ईरान अपनी आवाम को अगर इसी तरह से नकारता रहा तो ईरान की दुर्गति नहीं होते देर लगेगी। इसलिए ईरान को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। हॉर्मुज की बात है, बिल्कुल सही है कि अमेरिका के जो वहां पे ठिकाने हैं वहां से अटैक हुआ है और ये गलत हुआ है, लेकिन ईरान ऐसा भी नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले ले और वहां की जो ऊर्जा संकट है या इकोनॉमी को इस तरह से बर्बाद होते दे। ईरान को भी कहीं ना कहीं, नो डाउट, ईरान को बहुत अमेरिका ने सताया है, बर्बादी की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दुनिया के और दुनिया की आवाम की भी कद्र होनी चाहिए, नहीं तो ईरान भी सिंपैथी अपने आवाम की और दुनिया के आवाम की भी धीरे धीरे खोएगा अगर इस तरह से बढ़ता रहा। और राष्ट्रपति ट्रंप तो खुद वो ऐसी दलदल में फंस गए हैं कि निकलने में और ज्यादा अंदर जा रहे हैं, ये ऑब्वियस है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनके पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, नहीं तो वो अटैक करते, लेकिन वो अटैक कैसे करेंगे? उनके पास इंटरसेप्टर नहीं है, ईरान उनको छोड़ेगा नहीं, छोटे छोटे अटैक तो वो करता ही रहेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।